नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो मुद्दा है ना, वो एक ऐसी चीज के बारे में जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाया भी है और एक तरह से देखा जाए तो रास्ता भी दिखाया है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के एक बेहद अनोखे संगम की, एक गहरे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं हम आज। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जो आसमान में चमकते सितारों की कैलकुलेशंस को ना हमारे दिमाग के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए हिस्सों के साथ जोड़ता है। ये देखना वाकई हैरान करता है कि दोनों फील्ड्स कितनी अलग होकर भी एक ही दिशा में काम करती हैं। सही कहा। तो हमारे पास जो आज सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही डिटेल में लिखा गया डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मैं पढ़ रहा था उसको। इस डॉक्यूमेंट का मिशन बहुत ही साफ है। सदियों पुरानी इस विद्या और आधुनिक मनोविज्ञान के बीच के कनेक्शन को आसान शब्दों में समझना, वो भी बिना किसी भारी टेक्निकल जार्गन के। एग्जैक्टली। और यही सबसे जरूरी बात है। सुनने वालों के लिए आज का मकसद सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है। आज की इस फास्ट पेस दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक आम बात हो गई है, वहां इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि आखिर ये केपी ज्योतिष क्या भला है, ये हमारे आम वैदिक ज्योतिष से कैसे अलग है, और सबसे जरूरी बात कि इंसानी दिमाग इन भविष्यवाणियों पर इतना विश्वास आखिर क्यों करता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ शुरुआत में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये पूरी चर्चा सिर्फ सितारों, ग्रहों और नक्षत्रों की आपस की मूवमेंट तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये असल में इस बारे में है कि एक इंसान इस बड़ी सी दुनिया को, अपने आसपास के माहौल को और सबसे बढ़कर अपने खुद के अस्तित्व को कैसे देखता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सिर्फ प्लैनेट्स का मैप नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल आईना है जिसमें इंसान अपना ही अक्स ढूंढने की कोशिश करता है। ये आईने वाली बात मुझे बहुत सही लगी। तो इस कहानी की शुरुआत ना एक ऐसी शख्सियत से होती है जिनका नाम था कृष्णमूर्ति श्रीनिवासन। इनकी लाइफ स्टोरी वाकई दिल को छूने वाली और प्रेरित करने वाली है। हाँ, उनकी कहानी बहुत यूनिक है। इनका जन्म 8 नवंबर 1908 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर थिरुवैयारू में हुआ था। इनके दादा खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो बचपन से ही इनका इस एंशिएंट विद्या से आमना सामना होता रहा। जो रिसोर्सेज हमने देखे हैं वो बताते हैं कि उनके बचपन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, पैसों की काफी कमी थी। पैसों की दिक्कत तो थी उन्हें, लेकिन उसके बावजूद इनका इस मिस्टिक आर्ट की तरफ जो आकर्षण था वो कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने लगातार पढ़ाई की, पुराने टेक्स्ट को खंगाला और उस वक्त के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से इस विद्या को सीखा। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे अलग लगी वो ये थी कि उन्होंने पुराने सिस्टम्स को बस ज्यों का त्यों बिना सोचे समझे मान नहीं लिया। उनके अंदर एक सवाल पूछने की आदत थी। बिल्कुल, और वही आदत उन्हें अलग बनाती है। कृष्णमूर्ति श्रीनिवासन का दिमाग बहुत ही एनालिटिकल था। उन्होंने ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत करीब से देखा और उसकी गहराई को समझा। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, वेदास और पुराणास पर आधारित है। उसमें कर्मा, धर्मा और पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन जैसी डीप फिलोसॉफिकल बातें जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो काफी स्पिरिचुअल लगती है। सही कहा। वैदिक सिस्टम एक होलिस्टिक अप्रोच लेता है जहां एक एस्ट्रोलॉजर बर्थ चार्ट के बहुत सारे फैक्टर्स जैसे अलग अलग योगास, नक्षत्रास और डिविजनल चार्ट्स को एक साथ देखकर एक बड़ी पिक्चर बनाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति का मानना था कि जब बात भविष्यवाणी की आती है तो इस तरह की होलिस्टिक अप्रोच में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स तो होती है, मैं खुद देखती हूँ तो दिमाग घूम जाता है। वही ना, कई बार अलग अलग रूल्स आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आती हैं। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को थोड़ा साइड में रखकर एक ऐसा नया सिस्टम बनाएंगे जो अप्रोच में सिंपल हो और जिसकी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी यानी भविष्यवाणी की सटीकता सबसे बेहतर हो। एग्जैक्टली, उनको प्रिसीजन चाहिए था। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि किसी का कर्मा कैसा है, वो ये जानना चाहते थे कि अगर कुछ होना है तो वो कब होगा। और वहीं से जन्म हुआ केपी एस्ट्रोलॉजी का, जिसे कृष्णमूर्ति पद्धति भी कहा जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी का मेन फोकस ना फिलॉसफी या स्पिरिचुअल ज्ञान पर नहीं है। इसका फोकस प्योर प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल रिजल्ट्स पर है। ये रैपिड और प्रिसाइज कैलकुलेशंस की तरफ ध्यान देती है। मतलब जल्दी और सटीक जवाब। हाँ,
केपी सिस्टम इस बात पर जोर देता है कि इवेंट का एग्जैक्ट टाइम और नेचर क्या होगा। इस सिस्टम में पुराने कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर किए बिना मैथमेटिकल प्रिसीजन को सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह ट्रीट करने की कोशिश थी, जहां रूल्स फिक्स्ड हों और कैलकुलेशंस एरर फ्री हों। लेकिन इस प्रिसिजन को अचीव कैसे किया गया? जब मैंने सोर्सेज को पढ़ा तो वहां केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ माइक्रोस्कोपिक टूल्स का जिक्र था जो इसको इतना प्रिसाइज बनाते हैं। हाँ, वो टूल्स ही तो इसकी जान है। एक कॉन्सेप्ट है ज़ोडियाक के माइक्रो डिवीजन का। मतलब हर ज़ोडियाक साइन को 3 डिग्रीज और 20 मिनट के 9 अनइक्वल यानी असामान्य हिस्सों में बांटा जाता है और इन छोटे हिस्सों को सबलॉर्ड्स कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर एक साइन को इतने छोटे हिस्सों में बांटने की ज़रूरत क्या है? ये ट्रेडिशनल सिस्टम से कैसे अलग है? इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचो कि ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक फिजिकल वर्ल्ड मैप की तरह है। वो मैप ये बता देगा कि एक देश कहाँ है और उस देश के अंदर कौन सा शहर कहाँ है। अच्छा। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी और उसका ये सबलॉट का कॉन्सेप्ट गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू की तरह काम करता है। अच्छा। आप उसमें जूम इन करते हैं और एग्जैक्ट गली, सड़क और घर का नंबर देख पाते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का माइक्रोस्कोप है। ओह, अब समझ आई बात। तो मतलब हम साइन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिन पॉइंट कर रहे हैं। सही पकड़ा। जब किसी ज़ोडिएक साइन को उन छोटे 3 डिग्री 20 मिनट के हिस्सों में बांटा जाता है तो हर हिस्से का अपना एक अलग रूलिंग प्लैनेट होता है। हाँ। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए किसी का 10th हाउस, जो कि करियर और पब्लिक लाइफ को दर्शाता है, वो एरीज यानी मेष राशि में आता है। अब ट्रेडिशनल ज्योतिष में सिर्फ एरीज को देखकर एक जनरल प्रेडिक्शन की जाएगी कि जनरल नेचर कैसा रहेगा। बिल्कुल। हाँ। लेकिन केपी सिस्टम इससे एक कदम आगे जाएगा। वो देखेगा कि उस एरीज के किस स्पेसिफिक हिस्से में वो हाउस फॉल कर रहा है। अगर उस स्पेसिफिक छोटे हिस्से का सबलॉर्ड मार्स यानी मंगल है तो इसका मतलब है कि उस इंसान का अपने करियर में एक बहुत ही डायनामिक, असर्टिव और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगा। तो वो वेट नहीं करेगा? नहीं, वो वेट नहीं करेगा, वो खुद इनिशिएटिव लेगा। ये लेवल की डिटेल सिर्फ सबलॉर्ड्स के जरिए ही आती है। ये गूगल मैप्स वाला एनालॉजी बहुत सही है। इससे प्रिडिक्शन सच में पिन पॉइंट हो जाती होगी। फिर सोर्सेज में इवेंट के टाइमिंग के बारे में भी एक लंबा सेक्शन है जहां रूलिंग प्लैनेट्स और विंशोत्तरी दशा का जिक्र है। हाँ, टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ। ये विंशोत्तरी दशा एक तरह की टाइमलाइन की तरह लगती है जहां किसी की जिंदगी को अलग अलग ग्रहों के टाइम पीरियड्स में बांट दिया जाता है। लेकिन ये दशा और केपी एस्ट्रोलॉजी आपस में मिलकर एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे निकालते हैं? सन के लिए 6 साल, वीनस के लिए 20 साल, ये सब कैसे फिट होता है? दशा सिस्टम को एक घड़ी की तरह समझा जा सकता है। ये एक फिक्स्ड सीक्वेंस है जिसमें जिंदगी के साल अलग अलग प्लैनेट्स को असाइन किए गए हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में जब इवेंट की टाइमिंग निकालनी होती है तो वो देखते हैं कि जो सब लॉर्ड किसी इवेंट का प्रॉमिस कर रहा है, क्या वो ग्रह अपनी दशा में एक्टिव है। ओह, तो दोनों का ओवरलैप जरूरी है। जब उस स्पेसिफिक सब लॉर्ड और एक्टिव दशा का मैथमेटिकल कनेक्शन मैच करता है, तभी एक केपी एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इवेंट इस एग्जैक्ट महीने या दिन में होगा। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा स्केप्टिसिज्म होता है। एस्ट्रोलॉजर्स हवा में बातें नहीं करते, ये तो ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि वो प्योर वेरिफिकेशन और इवेंट मैचिंग पर काम करते हैं। सही बात है। लेकिन अगर वो किसी इवेंट के होने के बाद उसको चार्ट से वेरीफाई कर रहे हैं तो क्या इसमें कंफर्मेशन बायस का खतरा नहीं होता? जैसे अगर किसी को प्रमोशन मिल गया तो एस्ट्रोलॉजर बाद में चार्ट देखकर बोल देगा कि हाँ देखो, इस ग्रह की वजह से हुआ। इसको कैसे टैकल करते हैं केपी वाले? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और किसी के भी दिमाग में आना लाजमी है। यहाँ सबसे हैरान तेज बात यह है कि केपी सिस्टम बनाया ही इस कंफर्मेशन बायस को काउंटर करने के लिए गया था। सच में? कैसे? इस सिस्टम के रूल्स इतने रिजिड हैं कि अगर कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा तो आप उसको जबरदस्ती बेंड नहीं कर सकते। सोर्सेज बताते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजर्स क्लाइंट फीडबैक और पास्ट इवेंट्स के डेटा को यूज करके चार्ट को रेक्टिफाई करते हैं। मतलब वो टाइम को ठीक करते हैं? हाँ, अगर एक क्लाइंट कहते हैं कि उनकी शादी एक स्पेसिफिक साल में हुई थी तो एस्ट्रोलॉजर बैकवर्ड कैलकुलेशन करके देखेगा कि क्या मैथमेटिकल रूल्स उस टाइम पर अप्लाई हो रहे थे। अगर नहीं तो मतलब बर्थ टाइम गलत है। इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और केस स्टडीज के जरिए वो लगातार इस सिस्टम की प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी को टेस्ट करते रहते हैं।
तो केपी एस्ट्रोलॉजी टाइमिंग और मैथ पर फोकस कर रही है, जबकि इवेंट क्या होगा ये वही ट्रेडिशनल 12 हाउसेस यानी 12 भाव तय कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट वही पुराना है। फाउंडेशन तो वही रहेगा। मुझे इस डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जहां इन 12 हाउसेस को डिटेल में समझाया गया है। ये बस एक लिस्ट नहीं है, ये इंसानी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स लगते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस हमारी आइडेंटिटी है, हम दुनिया को किस लेंस से देखते हैं। फिर सेकंड हाउस है जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि इंसान की सेल्फ वर्थ को दर्शाता है। या सेवेंथ हाउस जो पार्टनरशिप्स और मैरिज का है। और 10th हाउस जहां से हमारा करियर ऑफ पब्लिक इमेज बनती है। अगर अब इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन 12 हाउसेस को समझना ही एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत ब्रिज है। इनको सिर्फ जिंदगी के इवेंट्स की तरह मत देखिए, इनको एक इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स की तरह देखिए। हर हाउस हमारे दिमाग का एक अलग कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट जो बहुत ही गहरा और थोड़ा डार्क लगता है वो है 12th हाउस। टेक्स्ट में इसको आइसोलेशन, सिक्लूजन और हॉस्पिटल या जेल जैसी जगहों से जोड़ा गया है। ये थोड़ा डरावना साउंड करता है। यही तो साइकोलॉजी का खेल है। ट्रेडिशनली इसे कन्फाइनमेंट और लॉस का हाउस माना जाता है, लेकिन मॉडर्न मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो 12th हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अच्छा, तो वो एक साइकोलॉजिकल स्पेस है। बिल्कुल, ये वो स्टोर रूम है जहां हम अपने हिडन फियर्स, ट्रॉमा और ऐसी ख्वाहिशें छुपा देते हैं जिनका सामना हम अवेक स्टेट में नहीं करना चाहते। ये स्पिरिचुअल लिबरेशन का भी हाउस है, क्योंकि जब इंसान अपने सबसे गहरे डर का सामना करता है तभी वो साइकोलॉजिकल आजादी पाता है। वाओ, ये तो बहुत डीप है। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर 12th हाउस को एनालाइज कर रहा होता है, वो असल में उस इंसान की साइकोलॉजी के उन डार्क कॉर्नर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है जो उसने दुनिया से और शायद खुद से भी छुपा रखे हैं। ये अप्रोच एस्ट्रोलॉजी को डर फैलाने वाले टूल से बदलकर एक थेरेपी जैसा बना देती है, और जहां थेरेपी होती है वहां इलाज भी होता है। इन सोर्सेज में रेमेडीज यानी उपायों का भी एक पूरा सेक्शन है। हाँ, उपायों पर काफी जोर दिया गया है। केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई ग्रह कमजोर है या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो जेमस्टोन थेरेपी, मंत्रास, चैरिटी यानी दान और फास्टिंग यानी व्रत का सुझाव दिया जाता है। अब जेमस्टोन का तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो चैरिटी वाला हिस्सा है उसका साइकोलॉजिकल एंगल बड़ा सॉलिड लगता है। चैरिटी या दान करना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब कोई इंसान परेशान होता है, खास करके मटेरियल या फाइनेंशियल चीजों को लेकर, तो उसके अंदर एक स्कैरसिटी माइंडसेट बन जाता है कि मेरे पास कम है। एग्जैक्टली, कि मेरे पास कम है। ज्योतिष कहता है कि ग्रह शांत करने के लिए दान करो। समाजी भलाई के लिए दान करने से पॉजिटिव कर्मा बनता है। लेकिन साइकोलॉजी देखती है कि जब वो इंसान किसी और की मदद करता है तो उसके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों को दे सकूं। हाँ, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। ये उसके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, उसे एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है और नेचुरली उसका दिमाग उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के नए रास्ते ढूंढने लगता है। एक तरह से वो एक्शन इंसान के माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस सवाल पर वापस आएं कि जब साइंटिफिक एविडेंस डायरेक्टली प्रूव नहीं करता कि आसमान का कोई पत्थर मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, तो फिर दुनिया भर में हर कल्चर में लोग एस्ट्रोलॉजी पर, इन प्रिडिक्शंस पर इतना डीप यकीन क्यों करते हैं? इस डीप डाइव की कोर मिस्ट्री, इस मिस्ट्री का सबसे सटीक और माइंड ब्लोइंग जवाब हमें सोर्स डॉक्यूमेंट के साइकोलॉजी सेक्शन में मिलता है। वहां एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे द बार्नम इफेक्ट या फिर फॉरर इफेक्ट कहते हैं। ये बर्नम वही पीटी बर्नम है ना, जो फेमस शोमन थे जिनका सर्कस चलता था? हाँ, वही। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट था, वीव गॉट समथिंग फॉर एवरीवन, यानी हमारे पास हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। उसी के नाम पर साइकोलॉजी में ये बार्नम इफेक्ट बना। तो ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे अप्लाई होता है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां एक इंसान किसी ऐसी पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन को अपने लिए बिल्कुल सटीक और यूनिक मान लेता है जो असल में इतनी वेग, इतनी आम होती है कि वो किसी पर भी फिट बैठ सकती है। इसका तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे सोचिए, अगर मैं किसी का हाथ देखकर बहुत सीरियस टोन में कहूं कि आप बाहर से बहुत नेचुरल लीडर दिखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में आप बैलेंस चाहते हैं। अब कौन इंसान होगा जो बोलेगा नहीं भाई मुझे बैलेंस नहीं चाहिए? हर कोई कहेगा बाप रे आपने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया। सही पकड़ा आपने। ये स्टेटमेंट्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि हर इंसान की लाइफ का कोई ना कोई एक्सपीरियंस उस पर फिट बैठ ही जाता है। और यहाँ दिमाग का एक और ट्रिक काम करता है जिसे सिलेक्टिव मेमोरी और सब्जेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं। ये ट्रिक कैसे काम करती है?
इंसान का दिमाग सिर्फ उन बातों को याद रखता है जो उसके अपने बारे में सोचे गए सेल्फ इमेज से मैच करती हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर ने 10 बातें कही जिसमें से 2 सच निकली और 8 गलत, तो दिमाग उन 8 गलत बातों को भुला देगा और उन 2 बातों को पकड़कर बैठ जाएगा और कहेगा कि एस्ट्रोलॉजी 100% सच है। ये तो ह्यूमन माइंड का एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म लगता है, जहां वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये पैटर्न्स ही तो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। पैटर्न ढूंढने की आदत, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इल्यूजन है? क्योंकि जब हम इसी मटेरियल में कार्ल यूंग की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ तो सब्सटेंस है। कार्ल यूंग वही फेमस साइको एनालिस्ट थे ना, जिन्होंने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की वोकैबुलरी दुनिया को दी थी। हाँ, उन्होंने ही दी थी। और उनके 4 कॉग्निटिव फंक्शंस थे: थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन। कार्ल यूंग की थियरी इस सारी डिस्कशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। यूंग का मानना था कि हर इंसान इस दुनिया को समझने के लिए इन 4 फंक्शंस में से किसी एक प्राइमरी लेंस का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, यानी उनकी एनर्जी बाहर की दुनिया से आती है। कुछ इंट्रोवर्टेड होते हैं जो अंदर की दुनिया में जीते हैं। और इनका एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक बनता है? अब सोर्स डॉक्यूमेंट इस यूंगियन साइकोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के 12 साइंस के साथ एक्सप्लिसिटली मैप करता है। वही मैपिंग सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। उदाहरण के लिए अगर हम टेक्स्ट से देखें तो कैंसर यानी कर्क राशि और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि को इंट्रोवर्टेड फीलिंग और इंट्यूशन से जोड़ा गया है। वाटर साइंस है। हाँ, इसका मतलब है वो लोग जो नेचुरली अंदर से सेंसिटिव हैं, डीपली एम्पैथेटिक है और अपने आसपास के माहौल को लॉजिकल एनालिसिस से नहीं बल्कि अपनी इनर फीलिंग्स और गट इंस्टिंक्ट्स से समझते हैं। सही बात है। दूसरी तरफ एरीज यानी मेष और लियो यानी सिंह को लीजिए, जो एक्सट्रोवर्टेड और असर्टिव माना गया है। इन्हें एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन यानी एक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। यानी ऐसे लोग जो बोल्ड हैं, फिजिकली एक्टिव हैं और डायरेक्टली दुनिया से टकराते हैं। और यही इस चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोर्स मटेरियल खुद इस बात को स्वीकार करता है कि एस्ट्रोलॉजी का कोई ठोस एम्पिरिकल या लैबोरेटरी प्रूफ नहीं है जो इसको एज अ हार्ड साइंस वैलिडेट कर सके। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये सच है। लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। एस्ट्रोलॉजी और जंगियन टाइप्स दोनों ही किसी इंसान को एक वोकैबुलरी देते हैं, एक भाषा देते हैं, जिससे वो खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सके। जिंदगी असल में बहुत क्योटिक है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हाँ, अनसर्टेनिटी तो हर जगह है। इस अनसर्टेनिटी और केओस में दिमाग पागल हो सकता है। जब केपी एस्ट्रोलॉजी जैसा प्रिसिजन वाला सिस्टम किसी से कहता है कि देखिए आपका ये दशा चल रहा है, इस साल स्ट्रगल है, पर अगले साल चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, तो वो इंसान को एक ऑर्डर और होप देता है। वो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करता है और सेल्फ अवेयरनेस का फ्रेमवर्क देता है। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक बड़ा पावरफुल टूल बन जाता है। एक तरीके से लोग आसमान की तरफ देखकर एक्चुअली अपने ही अंदर झांक रहे होते हैं। इन प्लैनेट्स और हाउसेस की वोकैबुलरी यूज करके वो प्रैक्टिकली अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस और लाइफ के रोड ब्लॉक्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। जब एक एस्ट्रोलॉजर किसी से कहता है कि उनका 6th हाउस, जो कि हेल्थ और स्ट्रगल्स का होता है, उसमें एक स्पेसिफिक सबलॉट बैठा है जिसकी वजह से आने वाले महीनों में बर्नआउट हो सकता है, तो इसका असर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। मतलब वो डरने की बजाय तैयार हो जाते हैं। वो इंसान पहले से ही अपनी लिमिट्स रिकॉग्नाइज करने लगता है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस हैंडल करने की तैयारी कर लेता है। साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है। आपने आने वाली प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया बदल लिया और उसे एक थ्रेट की जगह एक चैलेंज की तरह स्वीकार कर लिया। चाहे सिग्नल सितारों से आया हो, काम तो इंसानी दिमाग ने ही किया ना। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। आज का हमारा ये सफर बहुत ही वाइड रेंजिंग और आई ओपनिंग रहा। वाकई काफी डीप चर्चा रही आज की। हमने शुरुआत की एक आम इंसान कृष्णमूर्ति श्रीनिवासन के स्ट्रगल्स और उनके एनालिटिकल दिमाग से, जिन्होंने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के पुराने रूल्स पर सवाल उठाकर एक मैथमेटिकल प्रिसाइज केपी सिस्टम का आविष्कार किया। हमने देखा कि कैसे सबलॉर्ड्स और दशा कैलकुलेशंस मिलकर एग्जैक्ट इवेंट टाइमिंग क्रिएट करती हैं, ठीक जैसे गूगल मैप्स हमें पिन पॉइंट लोकेशन देता है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत फिट बैठी। उसके बाद हमने 12 हाउसेस के उस ब्लूप्रिंट को डिस्कस किया, जो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मैप है। हमारी पब्लिक आइडेंटिटी से लेकर हमारे 12th हाउस के उन डार्क सबकॉन्शियस फियर्स तक, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और आखिर में हमने ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज को अनमास्क किया। कैसे बार्नम इफेक्ट और सब्जेक्टिव वैलिडेशन हमें वेग बातों को अपना बनाने पर मजबूर कर देते हैं
और कैसे कार्ल यूंग की थियोरी एस्ट्रोलॉजी के साइंस के साथ नेचुरली ब्लेंड हो जाती है। अगर आज की चर्चा से एक चीज निकालनी हो तो वो ये है कि चाहे कोई केपी एस्ट्रोलॉजी के मेथड पर पूरा यकीन करे या फिर उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करके प्योरली साइंटिफिक लाइफ जिए, एक सच अपनी जगह बरकरार रहता है। ये सारा एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम, ये 12 राशियां, नक्षत्र, हाउसेस, ये असल में एक मिरर है, एक आईना है जिसके सामने खड़े होकर इंसान अपनी ही स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और लाइफ पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारी अपनी साइकोलॉजी को समझने का एक आईना है जो सिखाता है कि हम इस बेहद कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया को किस नजरिए से हैंडल करते हैं। ये चर्चा वाकई किसी के भी सोचने के ढंग को बदल सकती है। तो इस सफर को खत्म करते हुए एक ऐसी प्रोवोकिंग थॉट छोड़कर जाते हैं जो शायद रात को आसमान देखते वक्त किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। हम इंसान सदियों से ये मानते आए हैं कि आसमान के वो दूर टिमटिमाते सितारे, ग्रह और नक्षत्र हमारी शख्सियत, हमारे करियर, हमारी शादियों और हमारी साइकोलॉजी को आकार दे रहे हैं। यही आम धारणा है। लेकिन इस सारी मैथमेटिकल प्रिसिजन, बार्नम इफेक्ट और कार्ल यूंग की डीप साइकोलॉजी को एक साथ देखने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद उन बेजुबान सितारों ने हमें शेप नहीं किया, बल्कि हम इंसानों ने अपने दिमाग की उलझनों, अपनी एग्जिस्टेंशियल डीप एंग्जाइटीज, अपने डर और अपनी आशाओं को खुद उन सितारों पर पेंट कर दिया है? क्या एस्ट्रोलॉजी वाकई आसमान में लिखी हुई है या ये खुद ह्यूमन माइंड का कॉस्मॉस पर एक आकर्षक रिफ्लेक्शन है? इस थॉट पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।